सभी को गुड इवनिंग, जय हिंद। तो स्टार्ट करें हम लोग। तो लास्ट क्लास में हम लोग मेटल देख रहे थे, उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोगों ने देखा कि जो मेटल होता है, धातु होता है, वो क्या होता है? हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का दोनों का क्या होता है? सुचालक होता है। साउंड अभी ठीक है? कम आ रहा है साउंड? अभी ठीक है कि और माना? चलो ठीक है। अब देखिए आगे देखिएगा कि धातु में उसी अगला पॉइंट लिखना है कि ये आघात वर्धनीय होते हैं, यानी कि ये मालिएबल होते हैं। अब सवाल उठता है ये मालिएबिलिटी होती क्या? कई बार आपसे सवाल पूछ देता है कि आघात वर्धनीयता कहते किसे हैं, या फिर मालिएबिलिटी। याद रखिएगा, किसी धातु को पीट कर चादर के रूप में यानी सीट के रूप में बदलना, ठीक है? यानी कोई भी मेटल होता है ना, जैसे देखते हैं चादर वगैरह जो बनता है, पीट पीट के एकदम पतला सीट बना लेते हैं। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए सबसे आघात वर्धनीय धातु कौन सा है? सोना। सोना के बाद दूसरा चांदी, ठीक है? तो सबसे ज्यादा जो आघात वर्धनीय है सोना है, उसके बाद कौन सा है? चांदी है। अब आपसे सवाल पूछा जाता है ये कि कौन सी धातु ऐसी है जो तो ना तो आघात वर्धनीय है और ना ही डक्टाइल है, यानी कि कौन सी ऐसी धातु है जिसको ना तो हम पीट करके उसे सीट के रूप में बदल सकते हैं और ना ही हम उसे खींच करके क्या कर सकते हैं? वायर के रूप में बदल सकते हैं। और कोई? याद रखिएगा, नोट में ये लिख लेना, पारा तथा जिंक। जिंक यानी जैसे हम लोग जस्ता बोलते हैं, ये ना तो आघात वर्धनीय है और ना ही तन्य है, ना ही तन्य का मतलब ना ही डक्टाइल है, यानी कि इसको खींच करके वायर के रूप में भी हम नहीं बदल सकते हैं, ठीक है? पहले यहां पे किसी को कोई दिक्कत बताइए, फिर हम लोग अगले प्रॉपर्टी पर मूव करते हैं। बिल्कुल मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा भाई, सबको पीडीएफ मिलेगा, चिंता मत करो। टॉपिक है आपका मेटल टॉपिक चल रहा है खुशी जी। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। हाँ, पीडीएफ मिलता है ना? हाँ तो लिख लेना ना उसे। अरे यहां पे लिखने वाला काम बाद में लिख लिया करो, है ना? हाँ तो फिर क्या दिक्कत है, बोर्ड से आगे चलते हैं। अब देखिए, इसके बाद की बात करते हैं, ये कैसे होते हैं? ये तन्य होते हैं। तन्य मतलब क्या? डक्टाइल होते हैं। और डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है? डक्टिलिटी या तन्यता का मतलब होता है किसी धातु को खींचकर तार के रूप में बदलना, है ना? खींचकर तार के रूप में यानी वायर के रूप में बदलना। और सबसे ज्यादा तन्य धातु सेम वही हो जाएगा, सबसे ज्यादा तन्य सोना, उसके बाद चांदी। इसके बाद याद रखिएगा, नोट में लिख लेना, ये पूछा जा सकता है आपसे सवाल कि 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर या 2000 मीटर, एक ही चीज हुआ ना, लंबा तार बनाया जा सकता है। इसलिए देखते हो कि 2 ग्राम सोना में भी ज्वेलरी सब बन जाता है, बढ़िया बढ़िया एकदम, नहीं? हाँ, 2 ग्राम 3 ग्राम में, 1 ग्राम में भी बन जाता है ना जी। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है, आगे चला हम लोग। चलो बहुत बढ़िया, हम लोग आगे की बात करते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो मेटल होता है ना, ये सोनरस होते हैं। सोनरस होते हैं, मतलब सोनरस का मतलब क्या होता है कि जब भी किसी मेटल को पीटिएगा तो कैसा क्या करेगा? पीटने पर आवाज उत्पन्न करना, पीटने पर आवाज उत्पन्न करना, उसी को हम लोग बोलते हैं सोनरस का प्रॉपर्टी, ठीक है? इसके बाद याद रखिएगा, ये जो मेटल होते हैं इनका गलनांक बिंदु, अच्छा मेटल का कम होगा गलनांक बिंदु, इनका गलनांक बिंदु अधिक होता है ना? अधिक होता है। और सबसे ज्यादा गलनांक बिंदु किस धातु का होता है? सबसे ज्यादा गलनांक बिंदु वाली धातु यानी सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट वाली जो धातु है, टंगस्टन है। क्या है? टंगस्टन। एटम इसको डिनोट करते हैं W से। और इसका अगर आपसे पूछ दे कि कितना होता है मेल्टिंग पॉइंट, तो याद रखिएगा लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस, है ना? 3383 डिग्री सेल्सियस एग्जैक्ट आपको लिखना है तो वो भी आप लिख लीजिएगा, 3383 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अप्रोक्स भी याद रखिएगा, आपका चलेगा काम, ठीक है? इतना डिग्री सेल्सियस है। अब देखिए, सबसे कम गलनांक बिंदु वाली धातु अगर आपसे पूछे तो पारा है, क्योंकि पारा ऑलरेडी किस स्टेट में मिलता है? हमें लिक्विड स्टेट में मिलता है। तो पूछ देता है आपसे तो लिख लो, सबसे कम गलनांक बिंदु वाली धातु तो वो है आपकी पारा। पारा यानी Ag, क्योंकि ऑलरेडी किसमें मिलता है? ये आपका ऑलरेडी लिक्विड स्टेट में मिलता है, ठीक है? अब इसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट को। याद रखिएगा, जो भी आपका मेटल होता है ना, ये सामान्यतः क्या होते हैं? लिक्विड होंगे, ठोस होंगे या गैस होंगे? बताओ। ये सामान्यतः ठोस होते हैं, दे आर जनरली सॉलिड। लेकिन इसका सर है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है? अपवाद है इसका पारा। पारा या फिर जैसे क्या बोलते हैं? मरकरी। डिनोट कैसे करेंगे? एटॉमिक नंबर 80, ये तो ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है? हाइड्रागायरम। अगर आपसे पूछ देना कि Hg का, मरकरी का लैटिन नाम क्या है, तो इसका लैटिन नाम है हाइड्रागायरम। जैसे आयरन का लैटिन नाम होता है फैलम, सोडियम का क्या होता है? नाइट्रियम, पोटेशियम का
कैलियम, है ना। तो उसी तरह इसका जो लैटिन नाम है ये क्या है, हाइड्रा डायरम। इसका फुल फॉर्म पूछ देता है आपसे। पारा याद रखिएगा ये रूम टेम्परेचर यानी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं लिक्विड मेटल। क्या कहते हैं, द्रव धातु, यानी इसे द्रव धातु या लिक्विड मेटल कहते हैं। इसके बाद याद रखिएगा ये जो पारा है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसे क्विक सिल्वर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्विक सिल्वर। वो पूछता है एग्जाम में कि क्विक सिल्वर किसे कहते हैं, इसी को कहते हैं, क्योंकि इसका जो मतलब कलर होता है ना, चांदी चांदी का जैसा इसका कलर दिखता है ना, इस वजह से इसको क्विक सिल्वर कहते हैं। इसके बाद याद रखिएगा कि ये जो मरकरी है इसका अयस्क है, इसका दो अयस्क याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक है आपका सिन्नेबाद, कौन सा है, और इसका फॉर्मूला क्या है, HgS। और ये जो HgS है ना, इसी को याद रखिएगा वर्मिलियन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वर्मिलियन, या फिर इसी को सिंदूर कहते हैं। क्या बोलते हैं, सिंदूर, ठीक है। और दूसरा जो इसका अयस्क है वो है आपका कैलोमल। क्या है, कैलोमल का फॉर्मूला Hg2Cl2। देखो कैलोमल और एक होता है कैलामिन, कैलामिन और कैलोमल में बच्चा सब कंफ्यूज होता है। कैलोमल अगर आपसे पूछे तो वो मरकरी का अयस्क है, फॉर्मूला क्या है Hg2Cl2। और एक होता है कैलामिन, कैलामिन जो होता है ये जिंक का अयस्क है ना, कैलामाइन ये किसका अयस्क है, जिंक का। इसका फॉर्मूला होता है ZnCO3, उसे बोलते हैं जिंक कार्बोनेट। इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए इस दोनों को याद रखिएगा, ये मरकरी का वो जिंक का, ठीक है। आगे चलें, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, चलिए। अब याद रखिएगा ये जो मरकरी है ना, इसके बारे में याद रखना कि मरकरी मेटल के साथ मिलकर, धातुओं के साथ मिलकर किसका निर्माण करती है, अमलगम का निर्माण करती है। किसका निर्माण, अमलगम का निर्माण करती है। जैसे देखो समझना, जैसे आप कॉपर के साथ टिन मिला देते हैं, क्या बना देता है, कांसा। ये मिश्र धातु होना चाहिए, किसका किसका, कॉपर और टिन का। कॉपर के साथ जस्ता मिला दो, क्या बना देगा, पीतल। कॉपर के साथ जिंक और निकल मिला दो, क्या बन जाएगा, जर्मन सिल्वर, जर्मन चांदी, जिसमें चांदी ही नहीं है। जैसे ये अलग अलग अलॉय है, अलग अलग मिश्र धातु है, इसी प्रकार जब मरकरी के साथ आप मान लीजिए मिला देते हैं कॉपर, ये बना देगा क्या, तांबा का अमलगम बोलेंगे इसे, तांबा अमलगम। मान लीजिए मरकरी है, इसके साथ आप जिंक मिला दीजिए, क्या बना देंगे, बोलेंगे इसको जिंक अमलगम। यानी जब भी किसी भी धातु के साथ आप मरकरी बना देते हैं, मिला देते हैं, तो वो एक मिश्र धातु बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अमलगम बोलते हैं। लेकिन मरकरी किसके साथ अमलगम नहीं बनाती है, तो नोट में लिख लीजिएगा कि मरकरी यानी पारा, मरकरी किसके साथ अमलगम नहीं बनाती है, याद रखिएगा आयरन, मरकरी आयरन, टंगस्टन तथा प्लैटिनम के साथ अमलगम नहीं बनाती है। तथा किसके साथ अमलगम नहीं बनाती है, प्लैटिनम के साथ अमलगम नहीं बनाती है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, आगे चलें, यहां तक सबको समझ में आ गया। चलिए, अब ये जो मेटल होता है ना, एक बार पूछ लिया जाता है कि जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, धातुओं के ऑक्साइड। सब धातुओं के ऑक्साइड का मतलब जैसे जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम है, इसका ऑक्साइड हो गया MgO, जैसे कैल्शियम का ऑक्साइड हो गया CaO, है ना। जैसे आपका और भी जो धातु होता है, ZnO की बात भी करेंगे, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना। ये सब क्या है, मेटल का ऑक्साइड है। याद रखिएगा कि नॉर्मली धातुओं के ऑक्साइड जो होता है वो कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। क्षारीय होते हैं का मतलब क्या, इनका जो pH वैल्यू होगा वो 7 से क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। और नॉन मेटल का ऑक्साइड याद रखना, धातु के ऑक्साइड अम्लीय होंगे, यानी उनका जो pH मान होगा वो 7 से कम होगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये सब। लेकिन याद रखिएगा ये तो चलिए ठीक है, अब आपको याद रखना है ये जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे प्रकृति में कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो कि नेचर में अम्लीय भी होते हैं और नेचर में क्षारीय भी होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऐसे ऑक्साइड्स जो नेचर में अम्लीय भी हो, नेचर में क्षारीय भी हो, उसे हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो यहीं पर आप लिख लेना, नोट में खूब पूछता है एग्जाम में, हर पेपर में देखिएगा, यहां से सवाल बनता है। ऐसे ऑक्साइड, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे एम्फोटेरिक, क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसके बारे में लिख लीजिएगा, ऐसे ऑक्साइड जो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों गुण दिखाते हैं, अम्लीय तथा क्षारीय दोनों की तरह बिहेव करते हैं, उन्हें हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। एग्जांपल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसका एग्जांपल एकदम याद करना, हालांकि आपको याद करवा देंगे हम, है ना, उसकी चिंता मत करो आप। इसका जो एग्जांपल एक तो आपका लेड ऑक्साइड, जिसे हम लिथार्ज कहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, लिथार्ज, याद रखिएगा। दूसरा है टिन ऑक्साइड, तीसरा है आपका जिंक ऑक्साइड, चौथा है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और पांचवा है आपका लिथियम ऑक्साइड। ये सब जो ऑक्साइड है आपका कैसा है, ये सब एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। यही पर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, लेड ऑक्साइड को हम लोग लिथार्ज कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, लिथार्ज। और जिंक ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है, जिंक ऑक्साइड को किस नाम से जानते हैं, एनीवन, क्या, कैलामाइन। जिंक ऑक्साइड को याद रखिएगा, बोलते हैं फिलोसफर्स वुल। क्या बोलते हैं, जस्ते का फूल, है ना, लिख लेना, इसे कहते हैं जस्ते का फूल या फिलोसफर्स वुल। आप दार्शनिक का उल कह सकते हैं, जस्ते का फूल कह सकते हैं, है ना, दार्शनिक का उल कह सकते हैं, है ना, फिलोसफर्स वुल। खूब पूछता है एग्जाम में आपका, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को, चलो अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। मेटल की बात करें तो याद रखिएगा ये जो मेटल होता है ना, याद रखना सबसे हल्की धातु, ये तो पता है आपको, सबसे हल्की धातु है लिथियम। डिनोट करते हैं इसे Li से, एटॉमिक नंबर इसका 3, है ना। और लिथियम को किसमें स्टोर किया जाता है,
जैसे आप लोग पढ़ते होंगे कि अगर सफेद फास्फोरस या पीला फास्फोरस है उसको पानी में स्टोर करते हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, केरोसिन में स्टोर करते हैं, है ना। इसी तरह इसको किसमें स्टोर करते हैं, याद रखिएगा मोम में। किसमें स्टोर किया जाता है, मोम या पैराफिन जिसे बोलते हैं, इसमें स्टोर किया जाता है। लिख लेंगे आप लोग। सबसे भारी धातु है ऑस्मियम, और इसको डिनोट करते हैं O स्मॉल s, एटॉमिक नंबर इसका 76। सबसे ज्यादा घनत्व वाली धातु, सबसे ज्यादा घनत्व वाली धातु, कांसा धातु थोड़ी ना है जी, कांसा तो मिश्र धातु है ना, धातु है वो भी क्या है, ऑस्मियम ही है। सबसे ज्यादा डेंसिटी भी इसी का होता है ना। इसके बाद याद रखेंगे भूतर पट्टी में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाली धातु एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के बाद दूसरा कौन सा होता है, आयरन। एल्यूमिनियम का परसेंटेज भी याद रखिएगा 8.1% होता है, आयरन कितना होता है, 5% होता है। ऐसे भूतर पट्टी में जो तत्व के मिलने का क्रम है ना, याद रखना सबसे ज्यादा मिलेगा ऑक्सीजन, फिर आपका सिलिकॉन, फिर आपका एल्यूमिनियम, इसके बाद आयरन। ऑक्सीजन का परसेंटेज याद रखिएगा 46.6% होता है, जो आपका सिलिकॉन होता है आपका 28% होता है, एल्यूमिनियम आपका 8.1 और आयरन कितना होता है, 5% होता है। ठीक है, ये सवाल आपसे खूब बनता है पेपर में, खास करके ऑक्सीजन का परसेंटेज और एल्यूमिनियम का परसेंटेज आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है भूपर पट्टी में और एल्यूमिनियम कितना परसेंट होता है भूपर पट्टी में। ठीक है, आगे चलें हम लोग। अब अगर यहीं पे एक पॉइंट हम लोग नॉन मेटल पे मूव कर जाएंगे कि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाली धातु पूछ रहा हूं, कैल्शियम है, कैल्शियम। तत्व अगर आपसे पूछे तब आपका ऑक्सीजन। ठीक है, चल बराबर है, आगे चलें। अब हम लोग बात करते हैं नॉन मेटल की। तत्व में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होता है 65%, उसके बाद कार्बन होता है, गलत। देखो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मिलता है ऑक्सीजन, इसके बाद मिलता है कार्बन, है ना। ऑक्सीजन कितना होता है याद रखना 65%, कार्बन जो होता है लगभग 17 से 18% के बीच में होता है ना, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे कम जो होता है मैग्नीशियम, फिर मैग्नीज, है ना, ये सब। इसलिए जो भी कोई चीज देखो, कोई चीज अगर आपका कम मात्रा में मिले ना, चाहे प्लांट में या हमारे बॉडी में, तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रेस एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेस एलिमेंट। तो हमारे शरीर में अगर पूछे कि ट्रेस एलिमेंट कौन सा है, तो मैग्नीज, मैग्नीशियम, ये सब क्योंकि कम मात्रा में मिलता है हमारे शरीर में। किसका क्वेश्चन नंबर 18 देखना है, ये ऑक्सीजन होगा बाबू, है ना, क्वेश्चन गलत है इसमें। अच्छा ऑप्शन में इसमें नहीं है ना, तो ठीक तो है, क्वेश्चन तो ठीक है। इसमें देखो ऑप्शन में है, ये नहीं है आपका, मतलब ये ऑक्सीजन के बाद कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, ऐसे होता है। तो यहाँ पे ठीक है आपका हाइड्रोजन होगा, ठीक है, क्योंकि इसके बाद देखो हाइड्रोजन, फिर आपका नाइट्रोजन, ये है क्वेश्चन। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन है उसमें सबसे ज्यादा क्या है। ठीक है, अगली बात समझ में जिसका भी डाउट था। चलो, हाइड्रोजन को कौन खोजा, नाम कौन दिया, खोजा कैवेंडिश, नाम कौन दिया, लवाजिया। चलिए अगला है नॉन मेटल, अधातु। याद रखिएगा ये विद्युत तथा उष्मा के कुचालक होते हैं, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए अब देखिए यहां पे भी क्या है, अपवाद है, एक्सेप्शन है। अब ये अपवाद आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला अपवाद है आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की बात करें तो ये क्या है, तो याद रखिएगा ये कार्बन का अपर रूप है। अपर रूप का मतलब होता है एलोट्रोप, और एलोट्रोप क्या होता है कि जिसका रासायनिक संरचना जो है, केमिकल कंपोजिशन सेम है, लेकिन उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, भौतिक गुण जो है वो क्या है, अलग अलग है। यानी अपर रूप का मतलब भी होता है कि रासायनिक संघटन समान या रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण अलग, फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है वो क्या होता है, असमान होता है या अलग अलग होता है। अब देखिए ग्रेफाइट की अगर बात करते हैं ना, ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ये विद्युत का सुचालक होता है। कई बार सवाल पूछा जाता है कि लेड पेंसिल, जो आप लोग पेंसिल यूज करते होंगे, उसमें किसका यूज होता है, तो याद रखिएगा लेड पेंसिल में ग्रेफाइट का यूज होता है। लेड पेंसिल में किसका यूज होता है, ग्रेफाइट का यूज होता है। ठीक है, अब इसके बाद की बात करते हैं, तो याद रखिएगा ये जो आपका ग्रेफाइट है, इसका यूज भारी मशीन में, जो भारी मशीन सब होता है ना, फिर आपसे सवाल पूछा जाता है जो हैवी मशीन होता है उसमें स्नेहक के रूप में किसका यूज करते हैं। जब मशीन का पार्ट मान लीजिए बढ़िया से नहीं चलता है, तो वहां पर ग्रीस का यूज होता है, मोबिल का यूज होता है। उसी तरह वहां पर याद रखिएगा इसका यूज भारी मशीन में स्नेहक के रूप में भी होता है। स्नेहक यानी लुब्रिकेंट जिसे बोलते हैं, है ना, जैसे ग्रीस मोबिल है उसी तरह लुब्रिकेंट के रूप में होता है। किस लिए, तो याद रखना फ्रिक्शन को कम करने के लिए। किसको कम करने के लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए। इसका यूज याद रखिएगा नाभिकीय संयंत्र में या नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में होता है। मंदक यानी जैसे हम लोग क्या कहते हैं, मॉडरेटर, मॉडरेटर के रूप में होता है। अब आप कहेंगे मॉडरेटर होता क्या है, समझिएगा मॉडरेटर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जब भी नाभिकीय रिएक्टर जो होता है ना, उसमें याद रखिएगा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है कैसे, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन से। वहां पर कौन सी अभिक्रिया होती है, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन जिसे हम लोग, सॉरी कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन जिसे हम लोग बोलते हैं, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन। अब इसमें देखो क्या होगा, जब भी कोई आपका न्यूक्लियस जैसे आपका क्या करेगा, ब्रेक करेगा, तोड़ेंगे। इसमें न्यूक्लियस को क्या करते हैं, तोड़ते हैं।
और न्यूक्लियस टूटेगा तो इससे क्या होता है ना, इससे न्यूट्रॉन निकलते हैं। क्या निकलते हैं? न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं। और ये न्यूट्रॉन जब रिलीज होता है ना, ये एकदम बहुत तेजी से क्या करेगा? भागेगा। बहुत तेजी से क्या करेगा? बहुत स्पीड से क्या करेगा? मूव करेगा। और ये मॉडरेटर जो होता है, इसका काम क्या होता है? याद रखिएगा, ये मॉडरेटर ये न्यूट्रॉन की स्पीड को क्या करते हैं? स्लो डाउन करते हैं। ये न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करते हैं। और साथ ही साथ जैसे ही इसका स्पीड कम होगा, वहां पर अब यूज होता है क्या? कंट्रोल रड का, नियंत्रक छड़ों का। ये नियंत्रक का जो कंट्रोल रड होता है वो क्या करेगा? जैसे न्यूट्रॉन इसका स्पीड कम होगा, उसको क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। और वो नियंत्रक छड़ के रूप में किसका यूज होता है? बोरॉन का और कैडमियम का। याद रखिएगा, बोरॉन और कैडमियम। तो चलो कैडमियम से आप लोग ये बताइए, सवाल है कि कैडमियम की अधिकता से हमारे शरीर में कौन सी बीमारी होती है? वेरी गुड। यहां पर 4-5 डिजीज है जो कि अधिकता से होता है। फटाफट अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिएगा, अगर पता नहीं होगा तो। मरकरी की अधिकता से मीना माटा होता है। इसके बाद जापान से ये फैला था मीना माटा लेक से, और मछली के खाने से फैला था। नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। और नाइट्रेट का सूत्र याद रखिएगा NO3- होता है। ये नाइट्रेट का सूत्र है। और ये भी याद रखना कि प्लांट्स, पेड़ पौधे सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का यूज किस रूप में करते हैं? इसे नाइट्रेट के रूप में करते हैं। अगला याद रखिएगा, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके? नाइट्रेट की अधिकता से। एक होता है आर्सेनिक। आर्सेनिक की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है? ब्लैकफुट नामक बीमारी आर्सेनिक की अधिकता से। अगला याद रखिएगा, कॉपर की कमी से तो पता है आप लोगों को कौन सी बीमारी होती है? अनीमिया। कॉपर की अधिकता से याद रख लेना, विल्सन रोग होता है। कौन सा? विल्सन रोग। आयरन की कमी से भी एनीमिया होता है, कॉपर की कमी से भी एनीमिया होता है, विटामिन B6 की कमी से भी एनीमिया होता है ना, B9 से भी एनीमिया होता है, B12 से भी एनीमिया होता है। लेकिन B9 की कमी से जो एनीमिया होता है उसको बोलते हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। B12 की कमी से जो एनीमिया होता है उसे बोलते हैं पर्निशियस एनीमिया। दोनों में इन सब में अंतर है थोड़ा थोड़ा, लेकिन सब में आरबीसी का ही कमी होता है। देखो इसके बाद याद रखना, आपसे पूछता है आयरन की कमी से तो क्या है? एनीमिया। आयरन की अधिकता हो जाए, सिडेरोसिस। तो सिडेरोसिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक्चुअली आयरन इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं ना, आयरन का एक अयस्क है जिसका नाम है सिडेराइट, और फार्मूला है FeCO3। FeCO3 वो उसका फार्मूला है। तो उसकी अधिकता हो जाती है तो सिडेरोसिस नामक बीमारी होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। अगर एक और भी लिख लो, लेड की अधिकता पूछते, लेड की अधिकता से प्लम्बिज्म। कौन सा बीमारी? प्लम्बिज्म। लेड की अधिकता से प्लम्बिज्म नामक बीमारी होती है। ये भी आप याद रखिए, जिसमें कि हमारा लंग्स जो है ये प्रभावित होता है आपका। अगला दूसरा एक्सेप्शन याद रखिएगा इसका, वो है डायमंड। हीरा। तो ग्रेफाइट भी कार्बन का अपर रूप है और हीरा भी किसका? कार्बन का अपर रूप है। देखिए कार्बन का एक अपर रूप और है, बकमिस्टर फुलेरिन। बकमिस्टर फुलेरिन। तो ये कई बच्चों को लगता है ना कि फुलेरिन है ना, तो फ्लोरीन का ये क्या होगा? रूप होगा। फ्लोरीन नहीं है बल्कि क्या है? कार्बन। और इसका जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर C60, और इसका स्ट्रक्चर भी याद रखिएगा कैसा होता है? फुटबॉल के जैसा। कैसा स्ट्रक्चर? सब आपके एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, अब देखिए जो डायमंड के बारे में याद रखिएगा कि यह सबसे कठोर तत्व है, सबसे ऐसा हार्डेस्ट एलिमेंट है, सबसे ज्यादा कठोर तत्व है। और याद रखिएगा इसकी कठोरता किस पर मापते हैं? तो याद रखिएगा इसकी कठोरता मोह स्केल पर। किस पर? मोह स्केल। जैसे रिक्टर स्केल होता है ना, जैसे मर्केली स्केल होता है, पीएच स्केल होता है, उसी तरह मोह स्केल होता है। मोह स्केल पर मापा जाता है। और मोह स्केल में जो आपका रेंज होता है ना, 1 से कहां तक होता है? 10 तक होता है। यानी 1 की सबसे कम है, 10 मतलब सबसे ज्यादा है। और इस स्केल पर याद रखिएगा हीरा का कठोरता कितना होता है? हीरा का कठोरता कितना? 10 होता है। हीरा का कठोरता कितना होता है? 10 होता है। ठीक है, और याद रखिएगा भारतीय हीरा संस्थान का पन्ना में सूरत में है। कहां पर? सूरत में, गुजरात। इसलिए सूरत को क्या बोलते हैं? डायमंड सिटी, हीरा नगरी कहा जाता है इसको। ठीक है, ये बकमिस्टर फुलेरिन, BUCKMINSTER, बकमिस्टर फुलेरिन, इसका फॉर्मूला है ये C60 ऐसे लिखते हैं इसको। ठीक है, ये कार्बन का है, जैसे डायमंड भी कार्बन से मिलकर बना है ना, आपका ग्रेफाइट भी कार्बन से बना हुआ है, तो बकमिस्टर फुलेरिन जो है कार्बन से मिलकर बना है, यानी कि ये भी कार्बन का एलोट्रोप है, अपर रूप है। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, जो हीरा है, तो हीरा नगरी आपसे पूछा था किसे कहते हैं? सूरत को। हीरा जो होता है याद रखिएगा, हीरा उष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है। सुचालक है, कंडक्टर है। इसके बाद याद रखिएगा हीरा का जो संरचना होता है चतुष्फलकीय, यानी टेट्राहाइड्रल होता है। यानी जो स्ट्रक्चर होता है ना इसका, कैसा होता है? टेट्राहाइड्रल, चतुष्फलकीय। इसके बाद याद रखिएगा जो हीरा है, हीरा में जो कार्बन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड एंगल होता है, यानी चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर है, तो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड एंगल या बॉन्ड कोण इंपॉर्टेंट है, 109.5 डिग्री होता है ना? कितना होता है बॉन्ड एंगल कार्बन और कार्बन के बीच? 109.5 डिग्री। इसके बाद याद रखिएगा हीरा की शुद्धता को, यानी हीरा की प्योरिटी को किसमें मेजर करते हैं? कैरेट में मेजर करते हैं। किसमें? कैरेट में मापते हैं। और यहां पर 1 कैरेट का मतलब क्या? जैसे सोना है, सोना के बारे में देखिएगा, उसकी भी प्योरिटी कैरेट में मेजर करते हैं। और 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो सबसे शुद्ध होता है, सबसे प्योर होता है, लेकिन उससे ज्वेलरी नहीं बना सकते क्योंकि बहुत ज्यादा मैलिएबल है। अच्छा, किसका है ये? ठीक है, कोई बात नहीं है, टॉपिक टू टॉपिक ही चल रहे हैं सर, जिसका भी ये डाउट है। अभी मेटल के बारे में बात कर रहे हैं, फिर नॉन मेटल के बारे में बात की हमने, फिर मेटलाइट्स में आएंगे। टॉपिक में चल रहा है, आप चाह रहे हैं कि खाली हम जो उस पॉइंट को खाली लिखना चल रहा है, फिर तो उसका कोई मतलब ही नहीं है ना। यहाँ पर पीडीएफ तो ये वाला मिलेगा आपको, बोर्ड पीडीएफ मिलेगा। नहीं, मेरा तो यही वाला मिलेगा है ना, जो बोर्ड वाला है वही मिलेगा, हैंड रिटन वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। बाकी अभी देखिए, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है ना, अभी तो दूसरे दिन में, अभी थोड़ा एक आध क्लास चलने तो पहले है ना,
एक वीक के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं। जब आप मॉक टेस्ट वगैरह लगाएंगे तो तब समझ में आएगा, जब आपके पॉइंट से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बाकी किसी का इस तरह का डाउट हो तो भेज देना, कोई बात नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, सिलेबस आपका कंप्लीट करने के लिए आए हम यहाँ पे, है ना। एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे, टेंशन मत लो। आपको क्या चाहिए कि क्वेश्चन आना चाहिए ना जी एग्जाम में। हम क्या बोलेंगे 10 में से 9 क्वेश्चन करके आओगे सब लोग, अगर 10 क्वेश्चन पूछता है तो। पीडीएफ ये आपको खुद से लिखना है, हम नहीं। देखिए एक चीज मैं आपको सभी बच्चों को बोलना चाहूंगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि बिना हम मेहनत किए सफल हो जाएं तो पॉसिबल नहीं है। आपको हमेशा, आप लोग बात करते हैं पीडीएफ की, मैं हमेशा इस चीज का मतलब विरोधी रहा हूं पीडीएफ से पढ़ने का। वजह इसका यह है, आप मान लीजिए मोबाइल में पीडीएफ से पढ़ रहे हैं, बात को समझिए, मोबाइल में पढ़ रहे होंगे पीडीएफ से, किसी का मैसेज आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, पढ़ते समय पीडीएफ पढ़ते पता चला 1 घंटा चला गया रील देखने में। तो कभी भी नहीं, हमेशा देखिए आपके खुद के नोट्स बनाओ, थोड़ा सा मेहनत लगेगा लेकिन खुद के नोट्स बनाइए, वो आपके ज्यादा काम के होते हैं, है ना। ठीक है, हाँ ये कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, समझो। अब यहां से आपसे पूछा जाता है जो हीरा है, 1 कैरेट हीरा का मतलब कितना? 1 कैरेट अगर हीरा है तो इसका मतलब कितना होता है, बता सकता है कोई? लिख लीजिएगा, यह होता है किसके बराबर? 200 mg के बराबर। कितना होता है? 200 mg। लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 0.2 ग्राम। ये होता है 1 कैरेट का मतलब, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। अगर आपसे पूछो 1 कैरेट डायमंड का मतलब कितना, तो 200 mg या फिर 0.2 ग्राम। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग, चलो आगे। अब देखिए हीरा, हीरा में जो चमक होती है ना, चमक यानी साइनिंग, किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। इसके बाद की बात करते हैं, हीरा का अपवर्तनांक याद रखिएगा सबसे ज्यादा होता है। और अपवर्तनांक का इकाई क्या होता है इफेक्टिव इंडेक्स का? ये तो 2.42 है, लेकिन अपवर्तनांक का जैसे फोर्स का यूनिट होता है ना न्यूटन, उसी तरह जैसे स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, अपवर्तनांक का क्या यूनिट होता है? इकाई पूछ रहे हैं, तो याद रखिएगा अपवर्तनांक का कोई भी इकाई नहीं होता है ना। इसलिए आपसे पूछ रहा था मैं, कई बार आपसे सवाल पूछ देता है इसमें से कौन एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, ऑप्शन में दे देगा अपवर्तनांक, है ना। अपवर्तनांक का कोई भी यूनिट नहीं है, क्योंकि यहां पर यूनिट रहता तो लिखते, है ना। तो 2.42 इसका क्या है? वैल्यू है। इसके बाद याद रखिएगा एक सस्ता वाला हीरा होता है ना। एकदम जाओगे मार्केट में तो देखोगे कि 5 रुपए में एकदम हीरा का पूरा सेट मिल जाता है ना। तो कृत्रिम हीरा होता है। कौन सा हीरा? कृत्रिम हीरा। ये किसको बोलते हैं कृत्रिम हीरा? सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड फॉर्मूला याद रखिएगा SiC, इसको बोलते हैं कृत्रिम हीरा। चलिए अब हम लोग चलते हैं मेटल की अगली प्रॉपर्टी की तरफ। पहला प्रॉपर्टी देख लिया कि ये ना तो मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी के हीट के क्या होता है? बैड कंडक्टर होते हैं, कुछ अलग होते हैं, यानी कि। और इसमें एक्सेप्शन देखा हमने ग्रेफाइट, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का क्या है? गुड कंडक्टर है। और डायमंड के बारे में देखा कि किसका गुड कंडक्टर है? हीट का गुड कंडक्टर है। चलिए अब याद रखिएगा, जो कांच होता है ना, कांच, ग्लास, ग्लास को जब कट करते हैं, ग्लास की कटिंग में कई बार पूछा जाता है कि ग्लास की कटिंग में किसका प्रयोग होता है, तो हीरा का ही यूज होता है। लेकिन लिख लीजिएगा, कांच पर जब लिखते हैं, कई बार देखो कांच पर लिखता है, वेरी गुड, क्या होता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड, या इसी को हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी बोलते हैं, है ना। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। ये ना तो सोनरस होते हैं, ये ना तो मतलब आघात वर्धनीय होते हैं, और ना ही तन्य होते हैं, और ना ही कैसे होते हैं? तन्य होते हैं, डक्टाइल होते हैं। इसके बाद याद रखिएगा, ये सोनरस भी नहीं होते हैं, ये सोनरस नहीं होते, यानी कि पीटने पर आवाज नहीं होती है। इसके बाद याद रखेंगे कि ये भंगुर होते हैं, यानी ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल यानी भंगुर, यानी पीटिएगा ना तो ये टूट जाएंगे, भंगुर होते। सोनरस यानी पीटने पर, जैसे आप स्टील वाला लीजिए ग्लास, ऐसे करिए आवाज करता है ना जी, उसी को बोलते हैं पीटने पर आवाज उत्पन्न होना। इसके बाद याद रखना कि ये सामान्यतः ठोस तथा गैस होते हैं, यानी ये सामान्यतः सॉलिड और क्या होते हैं? गैस होते हैं। लेकिन इसका भी क्या है? एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन यानी अपवाद है, ब्रोमीन, इसको डिनोट करते हैं Br, एटॉमिक नंबर है 35। एंड याद रखिएगा, ये वाइन जैसा होता है ना, वाइन कलर का लिक्विड होता है। कैसा? वाइन कलर का क्या होता है? द्रव होता है, ब्रोमीन। और ब्रोमीन को याद रखिएगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे द्रव अधातु कहते हैं, द्रव अधातु कहते हैं। ठीक है, याद कोई डाउट किसी को? चलिए, अच्छा चाय ठंडा गया ना जी, बताओ, बढ़िया की याद दिला दिया तुम तो, तुमको देना था। चलो, किसी का कोई डाउट हो तब तक पूछ लो, है ना, फिर हम लोग इसके आगे चलते हैं। अभी कोई डाउट नहीं है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। याद रखिएगा, धातु जितना होता है, जितना भी मेटल आप लोग देखते होंगे, चाहे सोना हो, चांदी हो, एल्यूमिनियम हो, आयरन हो, सब में वो साइनिंग रहता है, चमक रहता है। कहा जाता है चमक उसमें? उसमें क्या है कि फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस की वजह से उसमें क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए उसमें साइनिंग है।
लेकिन याद रखिएगा इसमें जो है ना, इसमें धात्विक चमक नहीं मिलता है, इसमें मेटालिक लस्टर नहीं मिलता है। लेकिन इसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है अपवाद? याद रखिएगा आयोडीन। आयोडीन जो है ना, ये क्या है तो नॉन मेटल, लेकिन इसमें धातु के जैसा चमक रहता है। ठीक है। दूसरा ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट भी क्या है तो कार्बन का बना हुआ, लेकिन इसमें भी देखते हैं पेंसिल वाला देखिए थोड़ा थोड़ा चमकेगा, तो इसमें क्या है ये धात्विक चमक मिलता है। इसके बाद याद रखिएगा ये पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में किधर मिलेगा? दाईं ओर मिलते हैं। अभी आवर्त सारणी आपको दिखाएंगे, चिंता मत करिए, दाईं ओर मिलते हैं। ठीक है। ये आपका नॉन मेटल का क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स है। अभी बस नॉन मेटल का बेसिक हम लोग पढ़ रहे हैं। एक्चुअल नॉन मेटल हम पढ़ेंगे जब पीरियोडिक टेबल वगैरह खत्म कर लेंगे, जो सीक्वेंस में जो लिखा है जब वो सीक्वेंस पे आएंगे तब हम लोग वहां पर नॉन मेटल पढ़ेंगे। ठीक है। ये तो बस अभी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा है इसका हमने। और तुम लोगों का भी कोई दिक्कत है जी ऑनलाइन वाला से बताओ? हैं? इन लोगों का भी डाउट लेना, कोई डाउट है तो बताइए आप लोग। ये सब अपना लगा रहता है अपना कमेंट में, उनको मतलब नहीं है। हाँ? ये सब क्या तुम कहाँ हो कैसे हो? ठीक है काजल जी बड़ा लिख देंगे, है ना? ठीक है। एकदम टॉपिक टू टॉपिक ही पढ़ा रहे हैं। अच्छा पापा की परी कह रही हैं सर आपका लेखन शैली अच्छा नहीं है। अब क्या करें परी जी, है ना? बहुत प्रयास किए हैं, है ना? आपको जो समझ में नहीं आई बताइए, बता देंगे, है ना? चलिए खैर। और पापा की परी को पैसे भी समझाना बड़ा मुश्किल होता है ना जी। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेटलॉइड्स। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, पहले पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आप मेटलॉइड्स को अच्छे से समझ पाओ। जैसे मान लीजिए पीरियोडिक टेबल इसी को लगा देते हैं थोड़ा सा, फिर समझेंगे इसको। देखो हमें तो समझना है, अभी अभी से हमें ये देखना है, अभी जितना दिखा रहा है बस उतना ही देखना। ये देखो ऐसे ऐसे बन रहा है, ये क्या बन रहा है? सीढ़ी बन रहा है ना। और ये जो बीच में आप तत्व देख रहे हैं ये सब, यहां पे देखो ये कैसा बन रहा है? ये सीढ़ी ऐसा बन रहा है। तो ये जो बीच में देख रहे हैं बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, एस्टेटिन, ये सब ना, ये कहीं पर कहीं पोलोनियम भी देता है, कहीं कहीं एस्टेटिन भी देता है। ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब आपका मेटलॉइड्स है ना। और देखिए ये क्या है ना, इधर वाला जो तत्व ये सब अधातु है, इसके इधर वाला जितना तत्व देख रहे हैं ये सब क्या है? धातु है। इसके इधर वाला जितना तत्व देखिए क्या आपका? धातु है ना। और ये धातु और धातु के बीच में क्या कर रहा है? बॉर्डर बना रहा है। कौन? मेटलॉइड सब। तो इसलिए इसको दो नाम से जानते हैं। मेटलॉइड सब जो होता है उसको एक बोलते हैं स्टेयर एलिमेंट या सीढ़ी नुमा तत्व, कहीं कहीं सीढ़ी जैसा बना हुआ है, स्टेप जैसा बना हुआ है, इसलिए इसे बोलते हैं स्टेयर एलिमेंट। और दूसरा ये जो मेटलॉइड सब है इसको क्या बोलते हैं? बॉर्डर एलिमेंट बोलते हैं। बॉर्डर एलिमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या बनाता है? बॉर्डर बनाता है। एग्जाम में पूछ लेता है इसमें से कौन सा एक बॉर्डर एलिमेंट है। अब ऑप्शन में दे देगा आपका एल्यूमिनियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो क्या हो जाएगा? बोरॉन हो जाएगा। पूछ देगा कौन सा एक स्टेयर एलिमेंट है, ऑप्शन में दे देगा आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टन, सेलेनियम हो जाएगा, सॉरी आर्सेनिक हो जाएगा, है ना। चलिए हम लोग इसी प्रकार मेटलॉइड की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, फिर हम लोग चलेंगे इसके बाद अगला जो हमारा क्लासिफिकेशन है। तो मेटलॉइड के बारे में बात करते हैं हम लोग। इसे कहते हैं उपधातु। उपधातु के बारे में याद रखिएगा, ये रूम टेंपरेचर पर यानी कमरे के तापमान पर अधातु की तरह बिहेव करते हैं, यानी अधातु वाला प्रॉपर्टी दिखाएगा। नॉन मेटल की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन जैसे ही टेंपरेचर बढ़ाते हैं, लेकिन तापमान बढ़ाने पर ये किसकी तरह बिहेव करने लगते हैं? तापमान बढ़ाने पर धातु की तरह बिहेव करने लगते हैं। ठीक है। और याद रखना कि इसे क्या कहते हैं? बॉर्डर एलिमेंट कहते हैं। मेटलॉइड को क्या कहते हैं? बॉर्डर एलिमेंट कहते हैं। इसे स्टेयर एलिमेंट या सीढ़ी नुमा तत्व कहते हैं। इसकी संख्या टोटल कितनी है? याद रखिएगा इसकी संख्या 7। 7 में कौन कौन सा है तो लिख लीजिएगा, बोरॉन है, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, इसके बाद कौन सा है? पोलोनियम। कहीं कहीं देखो या तो पोलोनियम रहेगा या कहीं कहीं एस्टेटिन रहेगा, दोनों में से कोई एक ही रहता है। कहीं कहीं पोलोनियम रहता है और कहीं कहीं देखिए या तो पोलोनियम होगा या आपका एस्टेटिन रहेगा। तो यहां पर कहां गया? पोलोनियम या फिर याद रखिएगा एस्टेटिन। ठीक है। और एक याद रखिएगा यहां पर क्या होता है? एंटीमनी। एंटीमनी यानी एसबी। एंटीमनी को एसबी से इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि एंटीमनी का जो अयस्क है उसका नाम स्टबनाइट होता है। क्या होता है? स्टबनाइट। और उसका लैटिन नाम चूंकि क्या है? स्टैब्नम। स्टैब्नम है ना, तो वहीं से आया आपका एसबी। और एस्टेटिन के बारे में आपको एक पॉइंट लिखना है तो लिख लीजिएगा, ये जैसे हमारे अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है, तो सबसे कम मात्रा में क्या मिलता है? एस्टेटिन मिलता है ना। सबसे कम मात्रा में मिलने वाला तत्व है एस्टेटिन, और इसलिए एस्टेटिन को कई बार रेयर अर्थ एलिमेंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेयर अर्थ एलिमेंट। चलिए तो इसमें अभी इतना याद रखते हैं मेटलॉइड्स में। तो हम लोगों ने क्या देख लिया? एलिमेंट को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड क्या होता है? फिर हम लोग बात करते हैं मिक्सचर क्या होता है ना। फिर मिक्सचर में देखेंगे कि होमोजेनस मिक्सचर क्या है, हेटेरोजेनस मिक्सचर क्या है, यानी समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण, है ना, ये सब हम लोग देखेंगे। तो कल तक जो हम लोगों का सॉल्यूशन ही चलेगा, है ना। कल अभी तो हमारा देखते हैं कहां तक हम लोग जाते हैं कल तक, लेकिन हम लोग का ये टारगेट रहेगा कि हम लोग सॉल्यूशन तक जो है उसको कंप्लीट कर लें। फिर मोटा मोटी 2 लेक्चर जाएगा आपका इसमें एसिड बेस सॉल्ट में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, वहां से खूब सवाल बनता है आपके पेपर में। तो हम लोग बात करते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड यानी यौगिक। तो याद रखिएगा कंपाउंड के बारे में, जब 2 या 2 से ज्यादा तत्व को
दो या दो से ज्यादा तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो यौगिक बनता है। किसी भी अनुपात में मिलाएंगे तो नहीं बनेगा। एक अनुपात जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए, है ना। और ऐसा सबसे पहली बार किसने कहा था? किसने? जब डाल्टन ने अपना मॉडल दिया था ना, तो डाल्टन जब अपना मॉडल देते हैं तो वो कहते हैं जब किसी भी परमाणु को आप एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो उसको मिलाने से क्या बनता है? आपका यौगिक बनता है ना। इसके बाद की बात करते हैं तो याद रखिएगा जो स्थिर अनुपात का नियम है, बता सकते हैं किसने दिया है? कल ही बताया था, याद करना पड़ेगा आप लोगों को। स्थिर अनुपात का लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, सुबह क्वेश्चन भी कराए थे, सुबह पढ़े शाम में भूल गए, ऐसे काम चलेगा। जोसेफ प्रॉस्ट, स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया? जोसेफ प्रॉस्ट ने। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया? लवोजियर ने। बहुत बढ़िया। अब देखिए ये क्या कहता है, एक मिनट रुक जाइए, एक कॉल है, उठा लेते हैं। अब देखिए जैसे यहां पर दूसरा याद रखिएगा कि यौगिक का गुण उसे बनाने वाले तत्व के गुण से अलग होता है। यौगिक का गुण उसे बनाने वाले तत्व के गुण से अलग होता है। अभी खाली लिखिएगा, समझेंगे इस चीज को बहुत डिटेल में, हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे। यौगिक के बनते समय या तो ऊर्जा का अवशोषण होता है, जब भी यौगिक बनेगा या तो ऊर्जा का अवशोषण होता है या ऊर्जा का क्षय होता है, या तो ऊर्जा का अवशोषण होता है या तो ऊर्जा का क्षय होता है। उपधातु अपना बिहेवियर क्यों चेंज करते हैं ये बता दीजिए, ठीक है, अभी बता देंगे क्यों चेंज करता है अपना बिहेवियर। चलिए नवल जी बताते हैं। देखो एक सवाल है बच्चे का, थोड़ा इसको देख लें कि ये जो आपका उपधातु अपना बिहेवियर क्यों चेंज करता है। देखो कोई भी, जैसे एक धातु है, एक अधातु है और एक उपधातु है, समझना। इनमें क्या होता है ना, एक होता है कंडक्शन बैंड होता है, इसको हम लोग कंडक्शन बैंड बोलते हैं। ये एग्जाम के बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है आप लोगों के लिए, इसलिए मैंने नहीं बताया। और ये आपका एक वैलेंस बैंड होता है ना। तो धातु में और इस बीच में जो आप गैप देख रहे हैं, ये जो बीच में गैप है, इसको क्या बोलते हैं? ऊर्जा का गैप बोलते हैं, एनर्जी गैप। ऊर्जा का गैप कहा जाता है या एनर्जी गैप कहते हैं। धातु के केस में ये बहुत क्या होता है? कम। अधातु के केस में क्या होता है? बहुत ज्यादा। समझिएगा, धातु के केस में ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मतलब इजीली पार करके किसमें? वैलेंस बैंड से इजीली पार करके किसमें चला जाएगा? कंडक्शन बैंड में, और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लग जाएगा। इसको कोई अलग से बहुत एनर्जी देने की जरूरत नहीं। यहां पर चूंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा होता है इसमें। यहां पर इलेक्ट्रॉन को आप कितना भी एनर्जी दीजिएगा ना, ये कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पाएगा, और कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएगा तो ये क्या करेगा? कंडक्ट नहीं कर पाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर ही नहीं पाएगा, यानी ये मेटल का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिखाएगा। लेकिन यहां पर जो है ना, इसमें क्या होता है? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप होता है वो मेटल से ज्यादा होता है और नॉन मेटल से क्या होता है? कम होता है। नॉर्मल टेंपरेचर पर इस इलेक्ट्रॉन के पास इतना एनर्जी नहीं है कि ये इसको क्या कर सके? इधर पार करके जा सके। लेकिन जैसे इसका टेंपरेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन को क्या मिलती है? थोड़ी इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है, मूवमेंट होता है। मूवमेंट होने के बाद क्या होगा? इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के बाद क्या होगा? ये यहां से छलांग लगा के किधर जाना शुरू कर देगा? कंडक्शन बैंड में जाना। और जैसे जैसे कंडक्शन बैंड में जाएगा तो वैसे वैसे क्या करेगा? वो आपका कंडक्ट करना शुरू कर देगा, यानी कि उसमें धातुओं वाला बनाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए हीरा में गैस कैसे होता है? हीरा में कौन सा गैस होता है जी? हाँ चलिए हम लोग बात करते हैं इसके आगे। यौगिक के बारे में याद रखना, ये जो यौगिक है, यौगिक के तत्वों को क्या बोल, चलिए अगला लिखिए, यौगिक के तत्वों को रासायनिक विधि से अलग किया जा सकता है। मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए मीथेन है ना, अब इससे आपको कार्बन और हाइड्रोजन को अलग करना है तो क्या इसको फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं? जैसे पानी और चीनी का मिश्रण है उसे अलग करना है तो बॉइलिंग के द्वारा अलग कर लेंगे। जैसे पानी और नमक का मिश्रण है तो उसको भी बॉइलिंग से अलग कर लेंगे, मतलब इवापोरेशन से अलग कर लेंगे। पानी बालू का मिश्रण है, फिल्ट्रेशन से अलग कर लेंगे, वो सब फिजिकल मेथड है। लेकिन यहां पर जो आपका कंपाउंड जो होता है इसके तत्वों को अलग करना है, इसके लिए हमें कौन सा रासायनिक मेथड का यूज करना पड़ेगा? केमिकल मेथड का यूज करना पड़ेगा। अब देखिए समझिए इस चीज को, एग्जांपल हम लोग समझते हैं। एग्जांपल में जैसे सबसे पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा मीथेन, तीसरा H2O, चौथा आपका ग्लूकोज हो गया C6H12O6। ग्लूकोज ये सब क्या है आपका? ये सब आपका कंपाउंड है, यौगिक है। इसी प्रकार आप HNO3 है ना, इसी प्रकार आप अमोनिया, ठीक है, ये सब क्या है? आपका कंपाउंड है। अब इसे कैसे कैसे सवाल आपसे बनेंगे थोड़ा सा हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग चलेंगे इसके आगे। इसका टाइप देखेंगे कि कार्बनिक यौगिक क्या होता है और कार्बनिक यौगिक क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछता है इसमें कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन पहले हम इसको समझते हैं। यहां से देखिए दो तीन तरह के सवाल बनेंगे। सबसे पहला है कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, यहां पर आपसे एक सवाल पूछेगा, ये बताओ कि इसमें परमाणुओं की कुल संख्या कितनी है? टोटल नंबर ऑफ एटम अगर आपसे पूछते कितना है जी? 3 है, एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है। दूसरा आपसे पूछ दे कि कार्बन तथा ऑक्सीजन के परमाणु का अनुपात कितना है। एक तो यह सवाल पूछेगा कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है 1:2 है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछ देगा कि कार्बन तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या है, या फिर पूछ देगा कि इसमें कार्बन का प्रतिशत कितना है।
ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, ऐसे सवाल आपसे बनेगा। ठीक है, इसको कैसे निकालना है, देखो कार्बन का अगर आप मास निकालिए कितना है, यही है ना जी, एटॉमिक मास 12 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और कितना ऑक्सीजन है, इसका मास कितना हो गया, काटो कितना आ गया 3:8। अब यहां पर अगर आपसे पूछ दे कार्बन का प्रतिशत बताइए, कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है इसमें, तो याद रखिएगा द्रव्यमान प्रतिशत अगर आपसे निकालने पूछे तो 32 12 कितना हो गया 46 हो गया ना। कार्बन का द्रव्यमान 12, टोटल द्रव्यमान कितना 46 गुने 100। इसी तरह आपसे ऑक्सीजन का पूछे तो 32/46 गुने 100 निकाल लेंगे आप लोग। ये आप लोगों का एक तरह से होमवर्क है। अच्छा 24 होगा किसका, अच्छा 44, अच्छा ठीक है ठीक है। अरे ये हाँ हाँ कर, हाँ हाँ एक मिनट 44 हो जाएगा, जोड़ घटाव थोड़ा हो जाता है इधर उधर। चला आगे। अब आप लोगों का ये होमवर्क है, इसमें ये चारों पॉइंट आप लोगों को क्या करना है, लिख लेना है चारों पॉइंट। ये पूछा है आपसे। इसी तरह H2O का लिख लेना, इसका रहने देना, ये आप छोड़ दो। इसका ये 3 का कम से कम क्या करिएगा आप लोग निकाल लीजिएगा, है ना। एक और बता दें, ठीक है अमोनिया बता देते हैं, ठीक है चलो। अच्छा अमोनिया के बारे में याद रखना बाबू, अमोनिया जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है सर कैसे, तो सबसे पहला सवाल बनता है कि हमारे शरीर में सबसे जहरीला पदार्थ कौन सा है, अमोनिया है। दूसरी बात आपसे, हमारे शरीर के अंदर जो अमोनिया है इसको यूरिया में कौन बदलता है, याद रखिएगा यकृत। यकृत जो है हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जो कि डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, यानी निर्विषीकरण का काम करता है। और यकृत में भी कौन करता है, याद रखिएगा उसमें एक कोशिका प्रेजेंट होती है जिसमें बोलते हैं कफल्स कोशिका, क्या बोलते हैं कफल्स कोशिका। इसी का काम होता है कि अमोनिया है और ये यूरिक एसिड है, अमोनिया और यूरिक एसिड दोनों को किसमें बदल देता है, ये यूरिया में बदल देता है, जिसका फार्मूला क्या आपको पता है NH2CO NH2। और यहीं से याद रखना एक होता है CH3COCH3, ये किसका फार्मूला है जी, प्रोपेनॉन। किसका फार्मूला है, इसी को क्या बोलते हैं एसीटोन। ये जो लड़की सब जब अल्का लगा के बाद में ना साफ करती है तो उसमें इसी का एसीटोन का यूज होता है, याद रखना ठीक है, लड़की सबको ज्यादा पता होगा। चलिए इसका फार्मूला याद रखिएगा क्या होता है CH3COCH3, ठीक है। चलिए क्या हुआ, अच्छा थिनर, हाँ बोल सकते हैं, ये भी लगता है कि अल्का लगा के खाया होगा ऐसे क्या होगा, अच्छा चलो कोई नहीं। अमोनिया से याद रखिएगा पूछता है कि अमोनिया को किस विधि से तैयार करते हैं। अमोनिया को तैयार किया जाता है, याद रखिएगा हार्बर्स प्रोसेस। क्या सर ये हार्बर्स प्रोसेस है क्या, हार्बर की विधि। देखिए केमिस्ट्री में अलग प्रोसेस है, आगे हम लोग चलेंगे बात करेंगे सॉल्वेज प्रोसेस, कास्टनर मेथड, डाउन्स मेथड, है ना। इसी तरह आपका और भी है क्लोर अल्कली प्रोसेस, सुना आपने क्लोर अल्कली प्रोसेस। ये क्या क्या है, सॉल्वेज प्रोसेस क्या क्या सब डिस्कस करेंगे। हार्बर्स प्रोसेस में क्या होता है, ये नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ये दोनों मिलेगा क्या बनाएगा NH3। इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पर 2 लगाएंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे 3 लगाएंगे, है ना। तो NH3 के बारे में याद रखिएगा, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम, परमाणु की कुल संख्या 4 है, बहुत बढ़िया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के परमाणु का अनुपात, परमाणु का अनुपात पूछ रहे हैं आपसे अभी। अरे परमाणु का अनुपात तो कितना 1:3 होगा ना जी। देखो नाइट्रोजन है 3 हाइड्रोजन है तो क्या हो गया 1:3। और नाइट्रोजन को खोजा कौन है, नाइट्रोजन की खोज किसने की, डैनियल रदरफोर्ड। याद रखिएगा किसने, डैनियल रदरफोर्ड ने। इसके बाद याद रखिएगा यहाँ पर अगर आपसे पूछा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के मास का अनुपात, सब ये सब पूछा हुआ एग्जाम में है। नाइट्रोजन 1 है आपका कितना हो जाएगा 14, और हाइड्रोजन 3 है, 1 हाइड्रोजन का कितना होगा 1, 3 हाइड्रोजन है तो 14:3। अब यहाँ पर आपसे पूछते हैं नाइट्रोजन के मास का प्रतिशत, हाइड्रोजन के मास का प्रतिशत, तो नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना हो जाएगा बताओ 14/17, और हाइड्रोजन के मास का प्रतिशत, कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत है तो पूछ लो, यहां से सवाल बनेगा आपके एग्जाम में। अब मेरा एक सवाल और है, ये साधारण नमक आप लोगों को पता है NaCl होता है ना। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिख लिया सबने यहाँ तक। अब बताइए सेंधा नमक जो आप लोग व्रत के समय यूज करते होंगे, एप्सम सॉल्ट, इसमें परमाणु का कुल संख्या कितना है बताओ, बस परमाणु की कुल संख्या बतानी है। अब एप्सम सॉल्ट का फार्मूला पता होगा तो नहीं बता पाओगे, है कि नहीं। 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्या NaCl, हाँ MgCl, KCl। अच्छा बताओ क्या होता है पता है, लिख लो MgSO4 × 7H2O, ये इसका फार्मूला है। MgSO4 × 7H2O, ये इसका सूत्र है इसका सेंधा नमक का। अब इसमें गिनो कितना है टोटल, गिन करके बताओ। एक हो गया, 2 2 4 6 6 हुआ ना, इधर 27 21 21 6 27। ग्लूकोज में पूछते टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है, गिनो। C6H12 O6, 12 6 18 6 24। पीने में टोटल नंबर ऑफ एटम पूछते, C12 H22 11 कितना हो जाएगा 22 12 34 11 45, है ना। ठीक है, इस तरह से सवाल आपसे यहां से बनेगा। हम लोग चलते हैं टाइप ऑफ कंपाउंड के ऊपर, ये जो कंपाउंड है कितने प्रकार का होता है, तो यौगिक के प्रकार। अब इस तरह का सवाल पूछा बना देगा, जैसे ये सवाल खूब पूछता है एग्जाम में, आप ये निकाल के बताइए कि पानी में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है, आपको बताना है। ये सवाल खूब एग्जाम में पूछता है, बताइए कैलकुलेट करिए फटाफट से। रेशियो भी पूछता है, उसका मास का अनुपात भी पूछता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ये आपको पता होगा 1:2 कितना होता है 8, ये तो याद कर लिए होंगे आप लोग, है ना। H2O है तो 2:16 है। अभी देख लेते हैं हाइड्रोजन का प्रतिशत, देखो क्या हो जाएगा 2/18 × 100, तो 11.11% आएगा, है ना। बाकी ऑक्सीजन का पूछते, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 16/18 × 100, सॉल्व करिएगा आपका 88.88 आएगा ना जी, हाँ ठीक है।
ये आपसे खुद पूछा हुआ है पेपर में, निकालने आना चाहिए, रटने का कोशिश मत करिए। केमिकल अगर विज्ञान को आप रटने का कोशिश करेंगे तो ये दिमाग से बाहर जाएगा, समझेंगे तो फिर आपको अच्छा लगेगा। अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ कंपाउंड या यौगिक के प्रकार। देखा इधर पढ़ी पढ़ा सब ठीक है कि नहीं है? अच्छा बताओ तुम लोगों को कोई डाउट? लाइव में बच्चे सब नहीं है क्या? अरे तुम्हारा डाउट क्या है ये बताओ ना। अच्छा कोई डाउट, चलिए ठीक है। हम लोग बात करते हैं यौगिक के प्रकार की। तो सबसे पहला है कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं, याद रखिएगा वैसा यौगिक जिसमें कम से कम एक तत्व क्या हो, जिसमें कम से कम एक तत्व कार्बन हो, बाकी कुछ है उससे मतलब नहीं है, कार्बन हो, उसे हम लोग बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। एग्जांपल के तौर पर CH4 कार्बन डाइऑक्साइड, H2CO3 है ना, इसको क्या बोलते हैं? कार्बनिक एसिड। इसके बाद C4H10 क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। C3H8 प्रोपेन, HCOH फॉर्मिक एसिड। ये सब जितना है सब क्या है आपका? कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? एमसीक्यू भाई सुबह होता है ना, एक बार और समझा दीजिए, हमें नहीं आ रहा है निकालना। ठीक है ज्योति जी अभी समझा देते हैं, थोड़ा हिंदी में बताइए। ये क्या बंगाली में बता रहे हैं जी? हैं हिंदी में बताइए। नाम देखो क्या रखा है, इंडियन बॉस। लग रहा है साउथ का फिल्म ज्यादा देखता है। नाम तुम्हारा अंग्रेजी में बोल रहा है, हिंदी में बताओ। चलिए कोई नहीं, इसको एक बार समझ लीजिए, जिसको समझ में नहीं आया है देख लो। यहां पे देखो, जैसे इसका हम समझा दें, ये वाला अमोनिया वाला समझ लो, जिसको समझ में नहीं आया फिर से मैं बता रहा हूं। यहां पे देखो जैसे अमोनिया है ना, यहां पर हम टोटल नंबर ऑफ एटम पूछे तो एक नाइट्रोजन है, तीन हाइड्रोजन है, टोटल कितना हो गया? 4 हो गया। इसके बाद समझो ये नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, इसके एटम का अनुपात पूछ रहा है। एक नाइट्रोजन तीन हाइड्रोजन का अनुपात कितना हो गया? 1:3। देखिए कि यहां पर जो आपका इसका मास का रेशियो पूछे तो इसका टोटल मास तो पहले कितना होगा? 7 नाइट्रोजन का, और इसका कितना होगा? एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो 3 हाइड्रोजन आता है 3, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मास का अनुपात पूछे कितना जाएगा? सॉरी इसका 14 होता है, नाइट्रोजन का 14 है, इसका कितना है? 3, यानी इसका अनुपात पूछे कितना जाएगा? 4:3। अब देखिए इसका परसेंटेज यहां पे पूछे कि नाइट्रोजन के मास का प्रतिशत बताओ, तो टोटल आपका 17 है, उसमें नाइट्रोजन का आपसे पूछे क्या करेंगे? 14/17 × 100, और अगर आपका हाइड्रोजन का पूछे क्या करिएगा? 3/17 × 100, जो भी वैल्यू आएगा निकाल लीजिएगा, है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। नोट में यहां पर लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेलो, हमारे प्रकृति में प्राकृतिक रूप से मिलने वाला, प्राकृतिक रूप से सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला, ऐसे लिख लीजिए, प्राकृतिक रूप से सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? बता सकता है कोई? कार्बन डाइऑक्साइड। अरे कार्बन डाइऑक्साइड तो 0.03% ही हमारे एटमॉस्फेयर में। नाइट्रोजन, CH4 मीथेन, हाइड्रोजन। अरे हाइड्रोजन में कार्बन की, मैं कार्बन की यौगिक की बात कर रहा हूं। याद रखिएगा सेलुलोज। ये जितना पेड़ पौधा सब देखते हो, ये पेड़ पौधा में जो उसका सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति जो होता है, किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। कभी अगर आपसे पूछा हमारे प्रकृति में प्राकृतिक रूप से मिलने वाला सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है? सेलुलोज है। इसी से प्लांट कोशिका का सेल वॉल भी बनता है, यानी पादप कोशिका का कोशिका भित्ति सेलुलोज से बना होता है। अगर याद रखिएगा रेयॉन का निर्माण, रेयॉन का निर्माण सेलुलोज से होता है। इंपॉर्टेंट है। रेयॉन जो होता है ना, जो देखते हैं आप लोग, सस्ता एक ओरिजिनल सिल्क का साड़ी आता है ना, जो महंगा आता है थोड़ा सा, एक तो सस्ता वाला सिल्क का साड़ी होता है, दिखने में बड़ा एकदम चमकीला होता है, बड़ा बढ़िया लगता है। इसको क्या बोलते हैं? कृत्रिम रेशम, वैसे इसे कहते हैं आर्टिफिशियल सिल्क। ठीक है, और यहीं से शिल्पवर्म का, रेशम कीट का उत्पादन लिख लीजिएगा, और साथ ही साथ मॉरिकल्चर भी। सेरीकल्चर तो ठीक है, मॉरिकल्चर भी याद रखना है, सेरीकल्चर या मॉरिकल्चर। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा जो प्राकृतिक रेशम होता है वो किससे बना होता है? प्राकृतिक रेशम प्रोटीन से बना होता है। प्राकृतिक रेशम किससे? प्रोटीन से बनता है। और प्रोटीन का बेसिक यूनिट क्या है जी? अमीनो एसिड। जैसे हमारे शरीर का सबसे बेसिक यूनिट सेल है, उसी प्रकार जो प्रोटीन है, प्रोटीन का सबसे बेसिक यूनिट क्या होता है? अमीनो एसिड होता है। अब देखो प्रोटीन का बात हो रहा है, 4-5 प्रोटीन फटाफट से लिखना है तो लिख लो तुम लोग। आपसे पूछता है, अरे पहले इसे लिख लो, लिखना बाल में, नाखून में कैराटिन, पशुओं के सींग में, खून में कैराटिन, कैरोटिन नहीं, कैराटिन। डीएनए में प्रोटीन की बात कर रहे हैं, हिस्टोन प्रोटीन। कौन सा? हिस्टोन प्रोटीन। दूध में कैसीन नामक प्रोटीन, कैसीन के कारण दूध का रंग उजला होता है, और दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण, है ना। और ये दूध जो होता है उसका प्योरिटी किससे मेजर करते हैं? लैक्टोमीटर से। सबको पता है ये, ठीक है। सवाल आपके एग्जाम में ही पूछा गया है, दरोगा में ही, कि लैक्टोमीटर जो होता है किस सिद्धांत पर काम करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। याद रखिएगा, चाहे लैक्टोमीटर है आपका, चाहे आपका हाइड्रोमीटर है, चाहे आपका मेटल की प्योरिटी का जो पता लगाया जाता है, ये सब किस सिद्धांत पर काम करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। इसी तरह हड्डियों में कौन सा प्रोटीन होता है? ऑसिन। ऑसिन नामक प्रोटीन होता है आपका हड्डी में। इसी प्रकार जो हमारी मांसपेशियां होती है ना, उसमें 2 प्रोटीन होता है, याद रखना, एक तो मायोसिन और एक्टिन। मायोसिन और एक्टिन, और क्या? कैराटिन। मायोसिन और एक्टिन। और अगर आपसे पूछ दे कि ये बताइए कि अंडा जो खाते हैं, अंडा में जो उजला वाला हिस्सा होता है ना, उसमें प्रोटीन होता है,
और पीला वाला जो पार्ट होता है उसमें फैट होता है। तो अंडे में कौन सा प्रोटीन मिलता है? एल्बुमिन। कौन सा? एल्बुमिन। और याद रखिएगा अंडा का स्टडी क्या कहते हैं? अंडा की स्टडी को याद रखना ऊलॉजी। दो अंडा बना देना है, ऊलॉजी लिख देना है, ऊलॉजी। अंडे का जो खोल होता है उसमें क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और अंडे के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या आया था? रजत क्रांति, सिल्वर रिवॉल्यूशन। और भारत के अंडे का टोकरी किसे कहते हैं? आंध्र प्रदेश को, है ना? किसको कहते हैं? आंध्र प्रदेश को। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। नेक्स्ट है सेलुलोज से, याद रखिएगा कॉटन। कॉटन यानी कपास। कपास का निर्माण सेलुलोज से होता है। अगला याद रखिएगा कागज का निर्माण। कागज यानी पेपर का निर्माण सेलुलोज से होता है। हमारी प्रकृति में सबसे ज्यादा यौगिक किसका है? हमारी प्रकृति में सबसे ज्यादा यौगिक, सबसे ज्यादा जो कंपाउंड किसका है? कार्बन का है ना? सबसे ज्यादा यौगिक किसका है? कार्बन का है। कार्बन के कितने यौगिक हैं? तो याद रखिएगा लगभग 5 लाख, लगभग 5 लाख यौगिक है कार्बन का। अगला याद रखिएगा पहला मानव निर्मित कार्बनिक यौगिक या लैब में तैयार कार्बनिक यौगिक यूरिया, NH2CO NH2। ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, अगर हमारे शरीर में यूरिया की अधिकता हो जाती है ब्लड में, यहीं से याद रख लेना, हमारा जो ब्लड है ना उसमें यूरिया का नॉर्मल लेवल इतना होना चाहिए, यानी कि 100 ml में 20 से 40 ml के बीच में तो ठीक है। अगर इससे ज्यादा यूरिया बढ़ा आपके ब्लड में तो उससे बीमारी हो जाती है यूरेमिया। ठीक है। वो जो आप बोल रहे हैं आर्थराइटिस, वो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने से होता है। यूरिक एसिड अलग होता है, यूरिया आपका अलग होता है। और यूरिक एसिड को यूरिया में बदलने का काम कौन करता है? लीवर करता है। तो पहला मानव निर्मित कार्बनिक यौगिक कौन सा है? यूरिया। और यूरिया का निर्माण किसने किया था? वॉलर, फ्रेडरिक वॉलर ने 1828 में अमोनियम साइनेट से किया था। अमोनियम साइनेट से किया था। और एक होता है मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है ना? और आजकल मूली मिलता है ना जी, सलाद में खाते हैं मूली। मूली खाने पर जो तीखापन होता है वो किसके कारण होता है? आइसोसाइनेट के कारण होता है। सिर्फ और सिर्फ लिख लीजिएगा, मूली खाने पर तीखापन आइसोसाइनेट के कारण होता है ना? क्या वो साइड में लिखता है? ठीक है। मूली खाने पर तीखापन आइसोसाइनेट के कारण होता है। ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मिर्च जो खाते हैं उसमें जो तीखापन होता है कैप्साइसिन, और मिर्च का लाल रंग कैप्साइसिन, है ना? तीखापन पूछे तो कैप्साइसिन और लाल रंग पूछे तो कैप्साइसिन। चलिए इसके आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं, आगे मूव करें। बलराम जी क्या कमेंट है आपका बताइए? ये बस लगा हुआ है इसमें, मैं अपना मेरा कमेंट पढ़िए ना, बताइए क्या कमेंट है आपका? कार्बन कितने बॉन्ड से घिरा होता है? ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा था। अच्छा तो बना दिया ना नवल जी आप? हाँ चलिए, कार्बन जो होता है वो कितने बॉन्ड से घिरा होता है? 4 बॉन्ड उसकी तरफ होता है ना? 4 बॉन्ड से घिरा रहता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। अगला लिख लीजिएगा, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत 46.6% होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे दूसरा जो टाइप है कंपाउंड का, अकार्बनिक यौगिक, या जैसे हम लोग क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और मेरा सवाल है आपसे, कल ही बताएं आपको, ये बताइए हु इज फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? अल्फ्रेड, हाँ अल्फ्रेड वार्नर, है ना? याद रखिएगा। अकार्बनिक यौगिक की बात करें, ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन नहीं हो। वार्नर है ना? ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन नहीं हो। एग्जांपल इसका HCl, HNO3, H2SO4, है ना? इसके बाद H2O, N2O, है ना? क्या? CaO, और किसी को बोलना है कुछ? SO2, और कोई? NaCl, ठीक, MgSO4, ठीक है। हाँ ठीक है हो गया। आप अपने मन से लिख लेना, जो भी मन में आ रहा होगा लिख लेना उसमें। ठीक है चलो लिख लो यहाँ पे CaCl2, है ना? हालांकि ये सबका नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, इसलिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे। ये जो HCl है ना, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो कहते ही हैं, है ना? ये हमारे पेट से स्रावित जठर रस में मिलता है ना? गैस्ट्रिक जूस में। इस HCl का ही दूसरा नाम है म्यूरिएटिक अम्ल। क्या नाम है इसका दूसरा? म्यूरिएटिक अम्ल, इसी को बोलते हैं। आगे आपको लिखाएंगे एसिड बेस सॉल्ट पढ़ेंगे ना, ये बार-बार हम इसलिए बोलते रहते हैं ना, आपको याद कराने के लिए बोलते रहते हैं बार-बार। HNO3 ये नाइट्रिक एसिड है, इसी को याद रखिएगा एक्वा फॉर्टिस कहते हैं। एक्वा फॉर्टिस। ये जो H2SO4 है, इसको क्या बोलते हैं? अम्लों का राजा, रसायनों का राजा। पंजाब में आता यही होता है, इसी को बोलते हैं कसीस का तेल, या ऑयल ऑफ विट्रियल, या फोफे का तेल, ये इसी को कहते हैं। और कई बार आपके एग्जाम में सवाल पूछते थे तो थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, तो पूछ देगा ये बताओ फ्यूमिंग H2SO4 क्या है? फ्यूमिंग H2SO4 आपसे पूछ देगा कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके वायुमंडल में H2SO4 मिलता है? पता है? ये सब एनसीईआरटी लिखा हुआ है। एनसीईआरटी हम लोग पढ़ते नहीं, हम लोग पढ़ते कौन सा है? मतलब इधर उधर वाला पीडीएफ पढ़ लेते हैं, कोई वन लाइनर वाला पढ़ लेते हैं। हाँ मतलब खान सर के नाम में तो फिर भी एनसीईआरटी भरा हुआ है ना? याद रखिएगा वीनस, शुक्र जो है, शुक्र में क्या है आपका? H2SO4 पाया जाता है। हाँ कई बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, पूछता है सल्फ्यूरस एसिड का क्या सूत्र है? अब बच्चा सब सल्फ्यूरिक एसिड लगा के आ जाता है। सल्फ्यूरस एसिड जो होता है ना, इसका सूत्र होता है H2SO3, ये सल्फ्यूरस एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों में फर्क है ना? और जैसे H2O इसके बारे में बात किया, ये नाइट्रस ऑक्साइड है, इसको लाफिंग गैस कहते हैं, है ना? और इसका यूज एनेस्थेसिया में होता है। एनेस्थेसिया यानी कि बॉडी पार्ट को सुन्न वगैरह करने के लिए, बेहोश वगैरह करने के लिए,
ये CaO, इसको बोलते हैं क्विक लाइन। क्या बोलते हैं इसको? क्विक लाइन, या फिर बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, और ये सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है, इसके बारे में याद रखिएगा। एक प्लांट होता है लाइकेन, लाइकेन का नाम सुना आपने? जो लिटमस पेपर जो आप लोग देखते हैं, लिटमस पेपर लाइकेन से प्राप्त होता है। और लाइकेन किससे किससे मिलकर बना होता है? तो शैवाल और कवक से। शैवाल और कवक का सहजीवी है ना, सिम्बायोटिक रिलेशन है उसमें, है ना, सहजीवी संबंध होता है। एल्गी फोटोसिंथेसिस करता है वहां पर, और जो कवक है वो वाटर और मिनरल को अब्सॉर्ब करके देता है। लेकिन लाइकेन को बोलते हैं हम लोग बेस्ट इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक माना जाता है लाइकेन को। क्यों? क्योंकि देखिए लाइकेन जो होता है ना, इस सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति बहुत संवेदनशील होगा। और ये सल्फर डाइऑक्साइड किससे निकलता है? जो इंडस्ट्री वगैरह का जो धुआं होता है ना, उद्योग वगैरह जो होता है, उसके धुएं में एक सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा, और एक आपका मिलता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 और कौन सा? SO2। ठीक है, और जो लाइकेन जहां पर ये सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ा, लाइकेन वहां पे क्या हो जाएगा? नष्ट होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इसलिए लाइकेन चूंकि इसके प्रति हाईली सेंसिटिव है, और जहां पर इसकी मात्रा बढ़ी वहां पर लाइकेन नष्ट हो जाते हैं, इसलिए लाइकेन को क्या बोलते हैं? बेस्ट इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि लाइकेन इसमें से किसके प्रति हाईली सेंसिटिव होते हैं? ऑप्शन में A दे देगा ये, B दे देगा ये, C दे देगा ये, और D दे देगा ये। किसके प्रति? SO2 के प्रति। अब ये दोनों साथ ही साथ याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों जो रिस्पांसिबल होता है किसके लिए? अम्ल वर्षा के लिए। बच्चा सब सिर्फ यही दोनों याद करके जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो ये भी अम्ल वर्षा के लिए रिस्पांसिबल होता है ना, ये तीनों रिस्पांसिबल है। ये हमने बोला, NCERT कहता है ये, है ना। और कभी अगर आपसे पूछे कौन कौन सा अम्ल मिलता है अम्ल वर्षा में, एक तो HNO3 मिलेगा, एक H2SO4 मिलेगा, और एक आपका H2CO3 मिलेगा। सबसे ज्यादा कौन सा होता है ये, और सबसे कम कौन सा होगा? और अम्ल वर्षा का पीएच मान जो होता है ना, याद रखिएगा, ऐसा वर्षा जिसका पीएच मान कितना 5.6 से कम हो, उसको हम लोग अम्ल वर्षा बोल देते हैं। ठीक है, चलिए खैर, अब हम लोग आते हैं इसके आगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, क्या बोल रहा है? अभी अभी कंटिन्यू रहेगा भाई, अभी जब तक समय नहीं होता है तब तक चलेगा क्लास। अगला है मिक्सचर। मिक्सचर यानी मिश्रण। कंपाउंड के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, बाकी कंपाउंड बहुत सारा आता है, आगे भी पढ़ते रहेंगे हम लोग। अब देखिए, जब दो या दो से ज्यादा तत्व अथवा यौगिक, यहां पर तत्व भी हो सकता है और यौगिक भी हो सकता है, तत्व अथवा यौगिक को किसी भी, यहां पर कोई भी अनुपात हो, किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो उसे मिश्रण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। याद रखिएगा, जो मिश्रण होता है, मिश्रण में उसे बनाने वाले तत्व अथवा यौगिक का गुण बना रहता है। जैसे पानी और चीनी का मिश्रण बनाइएगा तो पानी का गुण खत्म हो जाता है क्या? उसमें क्या आता है? चीनी मिलेगा तो मीठा आता है कि नमकीन हो जाता है? मीठा ही आता है। यानी मिश्रण में उसे बनाने वाले तत्व अथवा यौगिक का गुण बना रहता है। चलिए यहां तक लिखो। चलिए बहुत बढ़िया, PDF मिल जाएगा प्रीतम जी, है ना, बोर्ड का PDF मिल जाएगा आपको। अब इससे आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा लिख लो, लिख लो, हो गया, ठीक है। समझ में आया ना सबको? कल से आपका 3 घंटे सुबह होगा क्लास, 3 घंटे शाम में होगा। कल से हम लोग शाम में फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ेंगे, है ना, और सुबह जो टॉपिक रहेगा, जो भी क्वेश्चन रहेगा, उस क्वेश्चन को करेंगे। सुबह जो टॉपिक चल रहा है अपना चलता रहेगा, नीचे हम लोग इस क्रम में पढ़ते रहेंगे। क्या होगा? देखो, इससे आपका फायदा होगा, रिवीजन भी होता रहेगा, है ना। सुबह क्वेश्चन अगर नीचे अलग चल रहा है तो रिवीजन होता रहेगा आपका। अब हम बात करते हैं इसके आगे। चलो इसको पढ़ लेते हैं, इतना सा पढ़ लेते हैं, रुक जाओ, हल्ला मत करो तुम, बस इस स्लाइड लिख लेते हैं, फिर छुट्टी दे देंगे। मिश्रण की बात करते हैं। मिश्रण के बनते समय या तो मिश्रण के बनते समय ना तो ऊर्जा का अवशोषण होता है, यहां पर ना तो एनर्जी रिलीज होगा और ना ही अब्जॉर्ब होगा, ना तो अवशोषण होता है और ना ही ऊर्जा का क्षय होता है। और मिश्रण जो है ना, याद रखिएगा कि इसके कंपाउंड या एलिमेंट को, यानी इसका जो यौगिक या तत्व को, जैसे भौतिक विधि से, फिजिकल प्रोसेस से, जैसे फिल्ट्रेशन है ना, इवापोरेशन है, सब्लिमेशन है ना, ये सब जो है भौतिक विधि से अलग कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। अब इसका एग्जांपल लिख लीजिएगा। मिश्रण का एग्जांपल है पहला, पानी प्लस नमक, पानी प्लस चीनी। तीसरा शरबत पानी प्लस शराब, शराब है। नेक्स्ट है पानी प्लस ग्लूकोज, पानी प्लस चौक, पानी प्लस आटा, पानी प्लस मिट्टी, नींबू पानी भी लिख लो, नींबू प्लस पानी। चलिए अब यहां देखिए, जो चीज मिट्टी, मिट्टी के बारे में 3-4 पॉइंट फटाफट से लिखो, एग्जाम के बहुत इंपॉर्टेंट है। वन लाइनर वाला कॉपी साथ में रखते हो ना तुम लोग? वन लाइनर जैसे जो बोलता है इसको वन लाइनर में लिख लिया, सेम यहां पर लिखा दो। मिट्टी में लिखे ना, मिट्टी की स्टोरी को बोलता है पेडोलॉजी। भारतीय मृदा अनुसंधान संस्थान, आपके एग्जाम के नीचे ऐसा ये सब पूछा है आपके एग्जाम में, ये भोपाल में है। और वर्ल्ड सॉइल डे,
5 दिसंबर को मनाते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। और भोपाल में ये देख लेना आप लोग, यहीं पर क्या फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, वन प्रबंधन संस्थान, वन प्रबंधन संस्थान कहां पर, ये भी आपका भोपाल में है, जबकि वन अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून में है, ठीक है। चलिए तो इसे लिख लीजिएगा। शराब से याद रखना, देसी शराब, पौवा है ना, आजकल बिहार में बल्ले से पौवा पी रहा है ना जी, है। यहाँ देखिए देसी शराब का फार्मूला देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, PH3OH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल अल्कोहल। और इसके बारे में याद रखिएगा, मिथाइल अल्कोहल के बारे में इसी को बोलते हैं हम लोग कास्ट स्पिरिट, क्या बोलते हैं, कास्ट स्पिरिट। इसी को हम लोग बोलते हैं उड नफ्था, उड नफ्था, इसी को उड नफ्था भी बोलते हैं, इसी को उड अल्कोहल भी बोलते हैं, इसी को जहरीली शराब भी बोलते हैं। और कई बार सवाल पूछ देता है, इसमें से किसको पीने से लोग सब अंधा हो जाता है। आप बिहार में अक्सर सुनते होंगे, न्यूज में देखते होंगे कि यहाँ पर देसी शराब पीने से इतने लोग अंधे हो गए, यही होता है, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल, या फिर इसी को बोलते हैं मिथेनॉल, क्या बोलते हैं, मिथेनॉल। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए, बाकी मिलेंगे कल, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं।